वेलकम व्यूअर्स, अर्बन बायोफ्लॉक के नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। आज का वीडियो का जो विषय है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग के लिए। ये विषय है आप बायोफ्लॉक मछली की खेती करने के समय क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स, इक्विपमेंट्स और मटेरियल्स का चयन करें। आप जो इंस्ट्रूमेंट्स या मटेरियल्स यूज़ करने के लिए सोचे हैं या यूज़ कर रहे हैं, क्या वो सही है? क्या आप जानते हैं कि हर एक इंस्ट्रूमेंट्स जो आप यूज़ कर रहे हैं वो ठीक है कि नहीं? या फिर आप शुरू करने वाले हैं और कंफ्यूज्ड हैं कि कौन सा मटेरियल यूज़ करें, कौन सा किट परचेज करें, या फिर कौन सा इंस्ट्रूमेंट आपके खेती के लिए सही होगा। इसी दुविधा को हल करने के लिए हम लोग आज का वीडियो लाए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का वीडियो में सबसे पहले जो चीज़ को लेकर हम लोग डिस्कस करेंगे वो है बायोफ्लॉक का एरेशन सिस्टम। मतलब बायोफ्लॉक खेती में आप टैंक में या आपके बायोफ्लॉक सिस्टम में जो ऑक्सीजन सप्लाई करने वाले हैं उसका पूरा व्यवस्था। इसके लिए पहले ही जो चीज़ आता है वो है एयर पंप्स। अब बायोफ्लॉक में कौन सा पंप सही है, ये सवाल बहुत लोगों के मन में है। बहुत लोग हम लोगों से पूछते भी हैं कि हम लोग 5 टैंक लगाना चाहते हैं, हम लोग 10 टैंक लगाना चाहते हैं, कौन सा पंप सही होगा। हम लोग इसके विषय में आप लोगों को आज एक हल दे देते हैं। ये चीज़ डिटेल्स में जानने के लिए पहले आपको समझना पड़ेगा कि आप बायोफ्लॉक क्यों करना चाहते हैं। अगर आप बायोफ्लॉक ट्रायल बेसिस में सिर्फ देखने के लिए करना चाहते हैं और समझने के लिए करना चाहते हैं कि बायोफ्लॉक सक्सेसफुल है कि नहीं, तो फिर एक तरीके का एरेशन सिस्टम से आप काम चला सकते हैं। या तो अगर आप बायोफ्लॉक कमर्शियली करना चाहते हैं तो उसमें जो एरेशन सिस्टम होगा वो ट्रायल सिस्टम से बहुत अलग होगा, क्योंकि वहाँ पे आपको हाई डेंसिटी फार्मिंग करना है और प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ करना है। आपका आउटपुट अगर वहाँ अच्छा नहीं आएगा तो आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइज़ नहीं होगा। तो इस बात को अच्छे से समझ लें कि आप कमर्शियली करने के लिए ट्रायल सिस्टम वाला अगर आप सेटअप लगाएंगे या वैसा एरेशन सिस्टम लगाएंगे तो आपका आउटपुट अच्छा नहीं आएगा। इसमें सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट चीज़ आपको समझना है वो है पंप का आउटपुट। अब पंप का आउटपुट आप कैसे जान पाएंगे? हर एक पंप में, हर एक एयर ब्लोइंग सिस्टम में या हर एक एयर ब्लोइंग इंस्ट्रूमेंट में, वो रिंग ब्लोअर हो या डायफ्राम पंप हो या मैग्नेटिक पंप हो, किसी भी पंप में उस पंप का आउटपुट क्या है वो पंप के स्पेसिफिकेशन में ज़रूर लिखा रहता है। अब ये आउटपुट क्या है? आउटपुट है वो पंप आपके खेती में कितना एयर ब्लो कर सकता है पर मिनट, जिसे LPM से नापा जाता है। किसी किसी पंप में ये LPH के रूप में भी लिखा रहता है, लीटर पर आवर। अगर आपको बायोफ्लॉक खेती में सफलता पाना है और कमर्शियली इसे सक्सेसफुल बनाना है तो जो चीज़ में आपको ध्यान देना पड़ेगा वो है एरेशन सिस्टम। अगर आपका एरेशन सिस्टम पर 10,000 लीटर 200 LPM आउटपुट वाला ना हो तो आपका हाईएस्ट रिजल्ट अचीव करना, जो कि मिनिमम 500 से 600 किलो प्रोडक्शन है, संभव नहीं होगा। मतलब आपका पंप में अगर 200 LPM आउटपुट नहीं है 10,000 लीटर वाटर प्रति, तो आप 600 किलो का प्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे। तो आप किसी भी पंप का चयन करें तो उसमें ज़रूर से उसका आउटपुट चेक कर लें कि उसका LPM या LPH कितना है। अगर LPH में कोई आउटपुट लिखा रहेगा तो उसे आप 60 से डिवाइड कर लीजिएगा। एक ही चीज़ ध्यान में रखिएगा, पर 10,000 लीटर आपका 200 LPM टारगेट रखना है। अगर आपका फार्म 40,000 लीटर का है तो आपको 800 LPM टारगेट लेके काम करना है। दूसरा आता है KPA या प्रेशर। ये आउटपुट हुआ आपका एयर फ्लो। अब आते हैं प्रेशर पे। प्रेशर डिटरमिन होता है KPA से। रिंग ब्लोअर में डायफ्राम पंप के तुलना में कम प्रेशर रहता है और एयर फ्लो या आउटपुट ज़्यादा रहता है। डायफ्राम पंप में प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है लेकिन आउटपुट कम रहता है। तो हमारा सुझाव ये है कि अगर आप 30 से 40,000 लीटर के ऊपर कल्चर कर रहे हैं तो आप रिंग ब्लोअर पे जाइए। अगर आप 30 से 40,000 के नीचे कल्चर कर रहे हैं तो आप डायफ्राम पंप या मैग्नेटिक पंप पे जा सकते हैं। अगर आप डायफ्राम पंप चूज़ करते हैं तो इसमें
खरीदने का कॉस्ट ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रिसिटी कम लगेगा और ये बहुत ज़्यादा लॉन्जिविलिटी इसका रहेगा। अगर आप मैग्नेटिक पंप चूज़ करते हैं तो इसका खरीदने का कॉस्ट कम रहेगा, इलेक्ट्रिसिटी आपको ज़्यादा खर्चा आएगा और इसका लॉन्जिविलिटी कम रहेगा। तो आशा करते हैं आप लोग पंप के विषय में समझ गए हैं कि कौन सा पंप आपके कल्चर के लिए सही होगा। अगर इसके बाद भी आप कोई भी चीज़ पूछना चाहते हैं तो यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं वीडियो के नीचे, या फिर हम लोगों का जो नंबर है वहाँ पे डायरेक्टली संपर्क कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं एयर स्टोन्स पे। एयर स्टोन्स बहुत तरीके के होते हैं। बायोफ्लॉक के शुरुआती समय में हम लोग गोल एयर स्टोन्स यूज़ करते थे, जो अभी भी बहुत कल्चर में किया जाता है। इसमें एयर बबल बहुत अच्छे प्रेशर से निकलते हैं और ये बायोफ्लॉक के लिए बहुत बेहतरीन एयर स्टोन है। इसके अलावा अभी बहुत जगह पे सिलिंड्रिकल एयर स्टोन 3 इंच का, 4 इंच का मिलता है। ये भी बायोफ्लॉक के लिए अच्छा है, इसे भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं एयर ऑक्सी ट्यूब पे। ये वाला जो ट्यूब है ये माइक्रो नैनो बबल्स रिलीज़ करते हैं जो पानी में ऑक्सीजन ज़्यादा घोलता है, और ये आईएमसी कल्चर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। आप अगर कोई भी कार्प कल्चर करना चाहते हैं तो आप बेझिझक एयर ऑक्सी ट्यूब लगा सकते हैं, इससे आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा। अभी हाल फिलहाल में एयर ऑक्सी ट्यूब का एक वर्जन निकल गया है जिसे एयर ऑक्सी स्पाइडर बोला जाता है। इसका आउटपुट बहुत बढ़िया है। ये थोड़ा कॉस्टली है लेकिन आपके टैंक में संख्या में बहुत कम लगेंगे। इसके बाद आते हैं कंट्रोलर्स पे। इससे आप आपके इच्छा अनुसार हवा को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं एयर कनेक्टर्स पे। एयर कनेक्टर्स पाइप कनेक्टर्स होते हैं। आप कहीं भी अपने सुविधा के माफिक पाइप को घुमा सकते हैं एयर कनेक्टर्स का यूज़ करते हुए। ये आई शेप, एल शेप, टी शेप और बहुत सारे शेप्स में आते हैं। इसके बाद आता है पाइप, जो 2 तरह के होते हैं। नॉर्मल एक क्वालिटी का पाइप आता है जो दाम में कम होता है लेकिन इसका लॉन्जिविलिटी ज़्यादा नहीं होता है। दूसरा एक क्वालिटी आता है सिलिकॉन पाइप, जो बहुत ही सॉफ्ट होते हैं और थोड़ा कॉस्टली होते हैं। ये बहुत दिन तक चलते हैं अच्छी तरह से। तो आप अपने बजट के अनुसार ये चीज़ खरीद सकते हैं। ये पूरे एयरेशन सिस्टम तो आपने अच्छे से लगा लिया, लेकिन किसी भी तरह अगर आप इस पूरे एयरेशन सिस्टम का पावर बैकअप सिस्टम तैयार ना करके बायोफ्लॉक शुरू करते हैं तो आप ज़रूर से बहुत मुश्किल में पड़ने वाले हैं। क्योंकि अभी हाल फिलहाल में उड़ीसा, पश्चिम बंगाल में बहुत सारे नेचुरल डिज़ास्टर्स आए हैं, स्टॉर्म्स आए हैं, जिससे बहुत से किसान बहुत सारे समस्या में पड़े थे, जो सही पावर के बैकअप सिस्टम नहीं लेके स्टार्ट किए थे। आप अच्छा पावर बैकअप सिस्टम के लिए जनरेटर यूज़ कर सकते हैं या इन्वर्टर का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास ज़्यादा साधन हो या बजट आपका ज़्यादा हो तो आप पूरा सोलर सिस्टम लगा सकते हैं। इस पॉइंट पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आप जो भी पावर बैकअप सिलेक्ट करें उसमें जो वाटेज आप लेंगे, ध्यान रखिए कि वो वाट आपका रिक्वायर्ड वाट से 50 टाइम्स ज़्यादा हो। इससे आपको सुविधा ये होगा कि आपका पंप जो है वो आसानी से आपका सिस्टम में रन कर सकता है। इसके बाद आते हैं वेरियस टेस्ट किट्स पर, जो आपके बायोफ्लॉक खेती के लिए बहुत ही एसेंशियल है। हम लोग रेगुलर बहुत सारे कॉल्स रिसीव करते हैं जिसमें बहुत सारे किसान बहुत सारे समस्या को लेके हम लोगों के पास आते हैं। समस्या का जांच करने से हम लोगों को पता चलता है कि एक किसान के पास बहुत सारा किट मौजूद ही नहीं है कि वो अपना पानी का जांच कर सके। तो इस एक्सपीरियंस से हम लोग ये शेयर करना चाहते हैं कि आप लोग शुरू करने से पहले सारे जो ज़रूरत के किट्स हैं पानी के पैरामीटर्स को मेजर करने के लिए, वो सारे आप अपने पास कलेक्ट करके ही बायोफ्लॉक शुरू करें, वरना ना करें। क्योंकि कल्चर के बीच में अगर आपके पास कोई किट नहीं होगा तो आप बहुत समस्या में पड़ जाएंगे। पहला जो किट का रिक्वायरमेंट है वो है एमोनिया किट, जिससे पानी का एमोनिया या टैन वैल्यू टेस्ट होता है। टोटल एमोनिया नाइट्रोजन होता है टैन, और ये टैन को टेस्ट करने के लिए हम लोगों को एमोनिया किट का ज़रूरत होता है। नेक्स्ट आते हैं नाइट्राइट किट पे। पानी में नाइट्राइट को चेक करना
एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आपके पानी में अगर नाइट्राइट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे तो मछलियों को बहुत खतरा हो सकता है। तो आपको रेगुलर इंटरवल में नाइट्राइट का चेक करना ज़रूरी होता है। नेक्स्ट आते हैं नाइट्रेट किट पे। नाइट्रेट मछलियों को ज़्यादा हार्म नहीं करते हैं, लेकिन अधिक नाइट्रेट वाला पानी बहुत ज़्यादा दिन तक अगर आपके टैंक में रहे तो आपके मछलियों को हार्म हो सकता है। तो आपके टैंक में नाइट्रेट का जांच करना भी बहुत एसेंशियल है। इसके बाद आते हैं पीएच किट पे। पीएच एक बहुत अहम पैरामीटर है पानी का, और पीएच लॉगरिथमिक स्केल में बढ़ते हैं या घटते हैं। कुछ पॉइंट का ही पीएच डिफरेंस में पानी बहुत ज़्यादा एसिडिक या बहुत ज़्यादा अल्कलाइन हो जाता है। तो आपके लिए पीएच को हमेशा कंट्रोल में रखना या चेक में रखना बहुत इंपॉर्टेंट एक काम है। इसके लिए आपको सही पीएच किट आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। पीएच चेक करने के लिए ज़्यादातर किसान अपने पास 2 से 3 तरह के पीएच किट रखते हैं। अभी तक के दिखाए गए सारे जो किट्स हैं वो एपीआई कंपनी का मास्टर किट में आता है, और एपीआई एक बहुत अच्छा रिनाउंड कंपनी है ऑल ओवर इंडिया में। इसके रिजल्ट्स के ऊपर भरोसा किया जा सकता है। आप सस्ते में कोई किट ना खरीद लें। किट के रिएजेंट्स का क्वालिटी अच्छा नहीं होगा तो आपके टेस्ट में रिजल्ट ठीक नहीं आएंगे। अगर रिजल्ट ठीक नहीं आएंगे तो वो आपके कल्चर के लिए बहुत हानिकारक होगा। इसके बाद आते हैं एल्कलिनिटी टेस्ट किट पे। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है पानी का, और बायोफ्लॉक शुरू करने से पहले और बायोफ्लॉक खेती के बीचों बीच बहुत सारे समय में आपको एल्कलिनिटी जांच करने का आवश्यकता पड़ सकता है। पानी का एल्कलिनिटी पानी के पीएच के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है। हम लोग एक अलग वीडियो में एल्कलिनिटी टेस्ट कैसे करते हैं इसका डिटेल्स ले आएंगे। इसके बाद आते हैं हार्डनेस टेस्ट पे। पानी का हार्डनेस पानी में मौजूद कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस के ऊपर निर्धारित होते हैं। ये पानी का एक अहम पहलू है। अगर आपका पानी बहुत ज़्यादा हार्ड है तो बायोफ्लॉक खेती में आपको बहुत सारे समस्या आ सकते हैं। बायोफ्लॉक खेती के शुरू करने से पहले आपका पानी को आपको हार्डनेस टेस्ट करवा लेना होगा। हम लोग एक हार्डनेस टेस्ट के ऊपर भी अलग से वीडियो रखेंगे। हार्डनेस को समझने के लिए एक बहुत आसान एग्जाम्पल आप लोगों को दे सकते हैं। अगर किसी भी पानी में साबुन थोड़ा सा घुलने से ही बहुत सा झाग निकलने लगे तो वो वाला पानी सॉफ्ट है। आप देखिएगा, आप मिनरल वाटर या आपका जो आरओ सिस्टम है घर में उसके वाटर में साबुन मिलाएंगे तो बहुत अच्छा झाग निकलता है, और अगर आप अपने नॉर्मल वाटर में साबुन मिलाएंगे तो झाग थोड़ा कम होगा। हार्ड वाटर आपके बायोफ्लॉक खेती के लिए ठीक नहीं है। इसका जो निर्धारित मात्रा है वो है 250 ppm। 250 ppm हार्डनेस के ऊपर वाला हार्डनेस वाला पानी अगर आप बायोफ्लॉक में यूज़ करेंगे तो आपको अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा और आपका खेती में बहुत सारा समस्या हो सकते हैं। इसीलिए आप खेती के शुरुआत में अपना पानी का हार्डनेस ज़रूर चेक करवा लें। हम लोग हमारे सारे स्टूडेंट्स को प्रशिक्षण के दौरान ही हार्डनेस टेस्ट करवा देते हैं। इसके बाद आते हैं डीओ टेस्ट किट पे। पानी के डीओ यानी कि डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन बहुत इंपॉर्टेंट एक पैरामीटर है। डीओ को कंट्रोल में रखना या उसका रिक्वायर्ड रेंज जो है 6 से 8, इसमें रखना आपका खेती के सफलता के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। 6 से 8 या 9 के बीच डीओ रेंज में मछली का ग्रोथ सबसे अच्छा होता है और मछली सबसे अच्छे से स्ट्रेस फ्री रह पाते हैं। इस डीओ का डायरेक्ट कनेक्शन आपका एयरेशन सिस्टम से है, जो हम लोगों ने वीडियो के शुरुआत में डिस्कस किए थे। डीओ के लिए बाज़ार में बहुत सारे टेस्ट किट्स अवेलेबल हैं, लेकिन आप कोई सस्ता वाला टेस्ट किट ना लें, क्योंकि डीओ सस्ता वाला टेस्ट किट में अच्छा रिजल्ट नहीं देता है। अगर आप बायोफ्लॉक कमर्शियली करना चाहते हैं तो डीओ के लिए आप ज़रूर से डिजिटल डीओ टेस्टिंग मीटर खरीद लें। ये थोड़ा महंगा पड़ेगा, लेकिन आपका लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है और बहुत एक्यूरेट रिजल्ट आपको डिजिटल मीटर में मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। आप पानी का और 2 टेस्ट करवा सकते हैं। हम लोग का पानी प्रिपरेशन वाला वीडियो आप लोग ज़रूर देख लें। उसमें हम लोग डिटेल में ये डिस्कस किए हैं कि पानी में अगर आपका शुरुआत में आयरन या क्लोरीन रहता है तो वो आपका कल्चर के लिए ठीक नहीं है। उसको रिमूव करने का सारा टेक्निक्स
डिस्कस किए गए हैं उस वीडियो में, आप लोग ज़रूर उस वीडियो को देख लें। और अगर आप चाहें आयरन और क्लोरीन टेस्टिंग के किट आप अपने पास रख सकते हैं, आपको काम आएंगे। अब चलते हैं इंस्ट्रूमेंट्स पे। इंस्ट्रूमेंट्स में पहले सबसे इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट जो आपको चाहिए वो है सैलिनिटी मीटर। सैलिनिटी मीटर आपको इसलिए चाहिए क्योंकि बायोफ्लॉक में सॉल्ट एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसका भी अगर आप डिटेल्स जानना चाहते हैं तो हम लोगों का सॉल्ट वाला वीडियो ज़रूर से देख लें। बायोफ्लॉक में सटीक सैलिनिटी होना फ़िश के ग्रोथ के लिए, फ़िश के डिजीज़ फ्री होने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसलिए आपके पास सही सैलिनिटी मीटर होना आवश्यक है। बाज़ार में सबसे आसानी से मिलने वाला रिफ्रैक्टोमीटर बहुत लोग यूज़ करते हैं, लेकिन ये वाला रिफ्रैक्टोमीटर में आपका सैलिनिटी का रिज़ल्ट एक्यूरेट नहीं आता है। अगर आप सैलिनिटी मीटर लेना चाहते हैं तो मिनिमम आप ये वाला क्वालिटी का सैलिनिटी मीटर लें, क्योंकि इसका रिज़ल्ट जो है बहुत अच्छा एक्यूरेट आता है। इससे कॉस्टली भी बहुत सारे मीटर्स आते हैं। आप जितना कॉस्टली मीटर खरीदेंगे उतना रिज़ल्ट एक्यूरेट आपको मिलेगा। इसके बाद आते हैं TDS मीटर पे। अगर आपके पास सैलिनिटी मीटर ना हो या आपके पास सैलिनिटी मीटर का बजट ना हो तो आप TDS मीटर खरीद सकते हैं। इससे पानी का TDS पता करके आप TDS के द्वारा भी सैलिनिटी मेंटेन रख सकते हैं, जो हम लोगों के सैलिनिटी वाला वीडियो में डिटेल में डिस्कस किया गया है। TDS मीटर भी बाज़ार में बहुत सारे सस्ते क्वालिटी के मिलते हैं। आप अच्छे इंडियन ब्रांड देख के TDS मीटर खरीदें। इसके बाद आते हैं डिजिटल pH मीटर पे। बाज़ार में बहुत सारे कॉमन डिजिटल pH मीटर अवेलेबल है, रेड और येलो कलर के। आप उनमें से इंडियन ब्रांड देख के चुन के एक मीटर खरीद सकते हैं, जो लगभग आपको 600 से 800 रुपया या 900 रुपया के आसपास आपको पड़ेंगे। इसके बाद आते हैं टेम्परेचर मीटर पे। टेम्परेचर मीटर नॉर्मली डिजिटल pH मीटर या डिजिटल TDS मीटर के साथ अवेलेबल होते हैं, लेकिन अगर आप ऑल टाइम टेम्परेचर को मॉनिटर करने के लिए अलग से टेम्परेचर मीटर लगाना चाहते हैं तो ये नॉर्मल एक क्वालिटी का टेम्परेचर मीटर आप लगा सकते हैं, और थोड़ा इससे अच्छा ये वाला भी लगा सकते हैं, या फिर अभी बहुत पॉपुलर थर्मो स्क्रीनिंग मीटर वो भी लगा सकते हैं। इससे लेज़र बीम निकलता है और जहाँ भी इसको आप लेज़र बीम डालेंगे वहाँ का टेम्परेचर यहाँ पे शो होगा। ये थोड़ा कॉस्टली पड़ता है। इसके बाद आते हैं वेट मशीन पे। बायोफ्लॉक खेती में आपको बहुत सारी चीज़ नापने होते हैं और इसके लिए आपको वेट मशीन का ज़रूरत पड़ता है। आप नॉर्मल क्वालिटी का चाइनीज़ वेट मशीन भी ले सकते हैं, थोड़ा अच्छा क्वालिटी का इंडियन ब्रांड भी ले सकते हैं। एक चीज़ आप ध्यान में रखें कि मछली बड़े होने के बाद आपको बेचने के समय भी वेट मशीन की ज़रूरत पड़ेंगे, जो हाई एंड वेट मशीन आपको चाहिए होगा, क्योंकि उसमें 10 किलो से ऊपर आप नाप लेना चाहेंगे तो ध्यान में रखिएगा मशीन खरीदने वक्त। अगर आप एक अच्छा मशीन ले लें तो वो आपका सारे पर्पस एक साथ सॉल्व कर देगा। इसके बाद आते हैं वेव मेकर पे। वेव मेकर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो पानी को घुमाता है। इसमें एक प्रोपेलर होते हैं और इसको इलेक्ट्रिसिटी से आप पानी के नीचे अगर फिक्स करते हैं तो आपका टैंक में नीचे से पानी घूमने लगता है, और पानी में रोटेशन होने के कारण आपका टैंक का जो स्लज है वो सेंटर में केंद्रीभूत होके आपको बाहर निकलने में मदद होता है, और पानी घूमने से मछलियों को एक पानी में मूवमेंट मिलता है और इससे मछलियों का ग्रोथ पे असर पड़ता है और अच्छा ग्रोथ होता है। आप वेंचुरी सिस्टम भी पानी को घुमाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। इससे आप पानी को घुमा सकते हैं, पानी को एयर लिफ्ट करके ऊपर से भी घुमा सकते हैं, नीचे से भी घुमा सकते हैं, मिडिल से भी घुमा सकते हैं। इसके बाद आते हैं इमॉफ कोन पे। ये फ्लॉक नापने का इंस्ट्रूमेंट है। आपका बायोफ्लॉक खेती में बहुत ज़रूरी एक इंस्ट्रूमेंट है। बहुत सारे किसान इसका थोड़ा दाम ज़्यादा होने के लिए ये नहीं खरीदते हैं, लेकिन अगर आप कमर्शियली करना चाहते हैं तो आपके पास इमॉफ कोन होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट आते हैं मटेरियल्स पे। मटेरियल्स में पहला आपको जो चीज़ बायोफ्लॉक खेती में ज़रूरत होगा वो है प्रोबायोटिक। प्रोबायोटिक बहुत सारे कंपनीज़ के होते हैं, प्रोबायोटिक बहुत सारे तरह के होते हैं। आपको हेटेरोट्रॉपिक कल्चर के लिए हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया वाला अच्छे बैसिलस स्ट्रेन्स
एंड अदर बैक्टीरियल स्ट्रेन्स के प्रोबायोटिक चाहिए होंगे जो आप बहुत सूझबूझ के साथ चुनाव करें। अगर आप किसी के अंडर में कल्चर कर रहे हैं, किसी के गाइडेंस में कल्चर कर रहे हैं, तो ज़रूर से उनके सुझाव ले लें। हम लोगों के सुझाव अगर आपको चाहिए तो जो हम लोग प्रोबायोटिक यूज़ करते हैं वो ऑल ओवर इंडिया में वन ऑफ द बेस्ट प्रोबायोटिक है एंड टेस्टेड रिजल्ट वाला प्रोबायोटिक है। अगर इसके विषय में आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप लोग हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे हेल्पलाइन नंबर पे। नेक्स्ट आपको ज़रूरत होगा कार्बोहाइड्रेट सोर्स। जो आपका हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया का कल्चर आप अपने टैंक में करेंगे उसमें आपको कार्बोहाइड्रेट का सोर्स देना पड़ेगा और इसके लिए आपको टैंक में चाहिए होंगे शुगर या जैगरी माने गुड़ या मोलासिस गुड़ का ही एक लिक्विड फॉर्म होता है। हम लोगों का सुझाव है अगर आप शुगर या गुड़ से खेती करें तो आपको बायोफ्लॉक खेती में बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेंगे। मोलासिस भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मोलासिस सही चुन पाना बहुत मुश्किल होता है। बाज़ार में बहुत मिलावटी मोलासिस अवेलेबल होते हैं जो आपके बायोफ्लॉक खेती के लिए हानिकारक हो सकते हैं। इसलिए जैगरी या शुगर को चूज़ करना बहुत वाइज होता है। इसके बाद आते हैं पीएच बफर पे। पीएच को बैलेंस करने के लिए जो मटेरियल आप यूज़ करते हैं टैंक में उसको पीएच बफर बोलते हैं। पीएच बफर में आप कैल्शियम कार्बोनेट या CaCO3 यूज़ कर सकते हैं या डोलोमाइट कैल्शियम मैग्नीशियम कार्बोनेट जो ओरिजिनल डोलोमाइट होता है उसे भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आपको चाहिए रॉ सॉल्ट जो समुद्र के अनप्रोसेस्ड नमक है जिसमें कोई भी आयोडीन मिला हुआ नहीं है। इसके बाद आपको लगेगा ऑक्सीजन पाउडर। बायोफ्लॉक खेती के लिए किसी भी कारण आपके टैंक में ऑक्सीजन सप्लाई बंद हो जाए तो आपको ऑक्सीजन पाउडर या ऑक्सीजन टैबलेट इसकी आवश्यकता पड़ सकते हैं। ये एक केमिकल होते हैं जो आपके टैंक में घुल के आपके टैंक में कुछ देर के लिए ऑक्सीजन के मात्रा को बढ़ा देते हैं। इमरजेंसी रीजन में आप ऑक्सीजन पाउडर का यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आता है एक सॉल्ट जिसका नाम है डाइसोडियम ETDA सॉल्ट। हम लोगों के वाटर ट्रीटमेंट वीडियो में इसके बारे में डिटेल में जानकारी दिया हुआ है। आखिर में आपको फिश कल्चर के लिए मेडिसिन्स एंड फीड सप्लीमेंट्स लगेंगे जिसके लिए हम लोगों ने अलग वीडियो बना के आपके हेल्प के लिए रखा हुआ है। अगर हम लोगों का ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो ज़रूर से लाइक और शेयर कर दीजिएगा और हमसे जुड़े रहने के लिए हम लोग को चैनल को सब्सक्राइब करके हेल्प कीजिएगा ताकि आगे आप ऐसे बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियो पा सकें। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।